हेलो जूनियर्स, सो आई वेलकम यू ऑल अगेन इन द कंटिन्यूड सीरीज ऑफ फिजियोलॉजी। और हमारा आज का टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट ए कोरोनरी सर्कुलेशन। सो गाइज, ये एक लेंदी टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है लेकिन आसान टॉपिक है। तो इससे मैं आपको स्क्रैच से समझाऊंगा। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आर्टेरियल सप्लाई ऑफ हार्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोनरी फ्लो एंड फीचर्स ऑफ कोरोनरी फ्लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव अहेड। तो आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता होगा, मेरे भी आता था कि सर यदि हार्ट खुद एक ब्लड पंपिंग ऑर्गन है तो उसको खुद का अलग से आर्टेरियल सप्लाई क्यों चाहिए। सो व्हाई इवन हार्ट नीड्स ए डिफरेंट ब्लड फ्लो। तो इसके यार बेसिकली दो रीज़न है। तो ये फर्स्ट वाला तो सब आपको पता होगा कि यार राइट चेम्बर्स ओनली गेट डीऑक्सीनेटेड ब्लड। जैसे आप राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल को देखें तो ये केवल डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही पंप करते हैं। तो जाहिर सी बात है इनको ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी डीऑक्सीनेटेड ब्लड से, तो इनको खुद का आर्टेरियल सप्लाई चाहिए ही चाहिए। और सेकेंडली थिक मायोकार्डियम। तो आप सोचते होंगे कि यार अगर राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम में अपना ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है और ऑक्सीनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होके क्यों ना मायोकार्डियम में पहुंच जाए। तो यार पहले तो डिफ्यूजन एक बहुत ही स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है और मायोकार्डियम जो हार्ट की मसल है वो काफ़ी थिक होती हैं। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि डिफ्यूजन की मदद से टू द एंड ऑफ द मायोकार्डियम, मतलब पूरी मायोकार्डियम की थिकनेस कवर हो जाए और ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर जाए वहाँ तक। तो यही दो रीज़न है कि क्यों हार्ट को अपनी खुद की एक ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ी। अब आ जाते हैं ये कोरोनरी आर्टरीज़ के ओवरव्यू पे कि कैसे हार्ट का खुद का ब्लड सप्लाई होता है। तो बेसिकली सबसे पहले तो अपन कवर करते हैं कि कोरोनरी आर्टरीज़, ये वर्ड का मतलब क्या है। तो कोरोनरी मीन्स क्राउन। अभी बहुत जैसे अपना 2020 में पेंडेमिक था कोरोना वायरस, तो कोरोना मीन्स सीम्स लाइक अ क्राउन। तो कोरोना के ऊपर जो उसके जो वायरुलेंस फैक्टर्स थे तो वो क्राउन जैसे दिख रहे थे। ऐसा ही अपना कुछ हार्ट की जो ब्लड सप्लाई आर्टरीज़ हैं वो भी कुछ क्राउन जैसी बैठती हैं हार्ट के ऊपर। जैसे जो आर्टरीज़ हैं वो देखने पे ऐसा लगता है कि यार ये हार्ट का क्राउन है। तो बेसिकली अपनी दो आर्टरीज़ होती हैं, एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, एक होती है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। ये दो मेन आर्टरीज़ होती हैं जो कि हार्ट की मसल्स को ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। तो फर्स्ट है अपनी एक कोरोनरी राइट कोरोनरी आर्टरी। और एक और पॉइंट, ये दोनों जो कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं ये अराइज होती है अपनी एओर्टा के बेस से। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे जो राइट और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है और जो अपना एओर्टा का आर्च है, ये एओर्टा की आर्च से यदि अपन थोड़ा सा पहले आएँ, जो एओर्टा का बेस है यहीं से अराइज हो रही हैं दोनों कोरोनरी आर्टरी। और जैसा कि अपन थोड़ा सा उसके नाम से भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि राइट कोरोनरी आर्टरी अप्रॉक्सीमेटली अपना राइट चेम्बर्स को सप्लाई कर रही होंगी और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी अप्रॉक्सीमेटली अपने लेफ़्ट चेम्बर्स को सप्लाई कर रही होंगी। अब राइट कोरोनरी आर्टरीज़ के डिटेल में मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरीज पर आ जाते हैं अपन। जो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी होती है वो अराइज होती है एज अ लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, फिर वो दो आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाती हैं। जो पीछे चली जाती है, जो जो उसके पेरीफेरी पे चली जाती है हार्ट के, वो होती है अपनी लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और जो आगे की तरफ जो एंटीरियर में आती है, जो जैसे कि लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड हुई तो डिवाइड होगी वो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में और लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में। लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी अपने नाम से बता रही है कि वो लेफ़्ट आर्टरी है, वो एंटीरियर में आएगी, मतलब कि एंटीरियर चेम्बर्स पे आएगी वो, और वो नीचे तक जाएगी। लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी से वो डिवाइड होके नीचे तक जाएगी। और लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जैसे कि अपन सर्कमफियर अपन पढ़ते थे मैथमेटिक्स में कि मतलब अराउंड द पेरीफेरी, ऐसा ही सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ना, ये पेरीफेरी तक जाएगी, अपनी हार्ट के अराउंड रिवॉल्व होगी। तो अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट। ये एक छोटा सा वीडियो है, इसमें मैं डिनोट कर रहा हूँ कि कैसे, जैसे मैंने बताया ये है अपनी राइट कोरोनरी आर्टरी, है ना। अब और ये है अपनी लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, और ये है लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और जो अब मैं पॉइंट आउट करूँगा ये है लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये आप देख सकते हैं कैसे पेरीफेरी तक जा रही है
और जब मैं इसके इन्फीरियर व्यू देखता हूँ तो इन्फीरियरली राइट कोरोनरी आर्टरी भी इन्फीरियर वॉल्स को सप्लाई कर रही है। आप चाहें तो इसको एक और बार देख सकते हैं। अब आ जाते हैं अपन कोरोनरी सर्कुलेशन और उसमें भी स्पेसिफिकली राइट कोरोनरी आर्टरी। तो जो राइट कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो अराइज होती हैं फ्रॉम असेंडिंग एओर्टा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड लास्टली कोरोनरी वेन्स ड्रेन्स इनटू कोरोनरी साइनस। तो मतलब जो अपनी जो आर्टरीज होती है ना उनको ही वेन्स कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है, मतलब जहाँ जहाँ पे आर्टरीज जाती हैं वहाँ वहाँ पे वेन्स भी जाती हैं। और जब आर्टरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड उसको मसल को लोड करती है और मसल उसमें से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेती है तो वो ब्लड डाल देती है वो वेन्स में, और वेन्स वो ब्लड लेके जाती है और कोरोनरी साइनस में पोर कर देती हैं। ये मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा आगे। अब अपन इस डायग्राम पे आ जाएं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डायग्राम से मोस्टली आपका पूरा जो ब्लड सप्लाई वो कवर हो जाएगा। तो ये है अपना हार्ट का सजाइटल सेक्शन। अगर आपको नहीं पता सजाइटल सेक्शन क्या होता है तो मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कवर करना, इमेजिन करना कि क्या होता है सजाइटल सेक्शन। और अपन ने सजाइटल सेक्शन करने के बाद उसको अपन इन्फीरियर नीचे से देख रहे हैं, मतलब अपन उसको जैसे बेड पे रख दिया अपन और उसके फ्रॉम द टो एंड से देख रहे हैं अपन। तो उसमें क्या दिखता है अपने को, ऊपर एंटीरियर पोर्शन दिखेगा हार्ट का और नीचे दिखेगा इन्फीरियर पोर्शन। तो बेसिकली जो आपका जब हार्ट एज अ नॉर्मल इन ह्यूमन देख रहे हैं अपन तो उसमें अपने को एंटीरियर वॉल दिख रही है लेकिन इन्फीरियर वॉल नहीं दिख रही। लेकिन अपन ने उसका सजाइटल सेक्शन करा और हार्ट को जब अपन नीचे से देख रहे हैं तो उसमें एंटीरियर वॉल ऊपर दिख रही है और इन्फीरियर वॉल नीचे दिख रही है। तो इसमें यदि अपन राइट कोरोनरी आर्टरी पे फोकस करें तो राइट कोरोनरी आर्टरी आपकी राइट, और ये एट द लेवल ऑफ वेंट्रिकल्स है ना, एट्रियम इसके ऊपर थे, तो एट द लेवल ऑफ वेंट्रिकल राइट कोरोनरी आर्टरी आप देख सकते हैं। तो राइट कोरोनरी आर्टरी आपके राइट एट्रियम को तो सप्लाई करेगी, राइट वेंट्रिकल को भी सप्लाई करेगी और पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को भी सप्लाई करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि इसमें कभी कभार वेरिएशन भी आ जाता है। जैसे कि कभी बहुत सारे लोगों में अराउंड 85% लोगों में जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल, जैसे इसमें आप देख सकते हैं जो लेफ़्ट वेंट्रिकल का अपना कैविटी है उसमें जो इन्फीरियर वाला पार्ट है ना, वो उसको भी राइट कोरोनरी आर्टरी ही सप्लाई कर रही है। तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे अराउंड 80 to 85% लोगों में जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल है वो भी सप्लाई होती है बाय राइट कोरोनरी आर्टरी। और कुछ गिने चुने लोगों में जैसे 10 से 15% लोगों में जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल है वो उसका ब्लड सप्लाई आता है फ्रॉम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो गाइज़ ये है ना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बाय हार्ट कर लीजिए, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अपन आ जाते हैं लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी के, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी और ये कौन सी मसल्स को सप्लाई करती है। इसमें लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरीज़ में मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन भी दी है, जैसे कि लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरीज़ अराइज फ्रॉम असेंडिंग एओर्टा। मैंने बता चुका हूँ मैं आपको, दोनों लेफ़्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी असेंडिंग एओर्टा से अराइज होती है। फिर फर्दर लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी गेट्स डिवाइडेड इनटू लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। एंड लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाइज एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड एंटीरियर 2/3 ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो कि सब ब्रांच होती है ऑफ लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, और लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी खुद नाम से बता रही है कि वो एंटीरियर पोर्शन में होगी और नीचे तक आएगी, हार्ट के एपेक्स तक आएगी वो। तो जाहिर सी बात है वो एंटीरियर वॉल को ब्लड सप्लाई करेगी, अपना ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी, और उसके साथ ही साथ जो एंटीरियर 2/3 ऑफ इंट्रा वेंट्रिकुलर वॉल होती है, जैसे कि इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, एंटीरियर वॉल के ठीक पास में अपना सेप्टम है। तो सेप्टम भी फर्दर डिवाइडेड है इनटू एंटीरियर सेप्टम एंड इंफीरियर सेप्टम, और ये दोनों हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ही है, लेकिन उसको अपन ने ऐसे डिवाइड कर दिया कि ये एंटीरियर पार्ट है, ये इसका इंफीरियर पार्ट है। तो एंटीरियर 2/3 भी अपना सप्लाई करती है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। अब आ जाए अपन लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये क्या होती है, जो मैंने बताया आपको कि जो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी से डिवाइड होकर ये सर्कमफेरेंस मतलब पेरीफेरी में घूमती है ये,
तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स सप्लाइज टू लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब कि लेटरल वॉल को तो सप्लाई करेगी वो, और वो सप्लाई करती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ये पॉइंट यहाँ नोट करने का है कि ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को भी सप्लाई करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कभी कभार, मोस्ट ऑफ द टाइम राइट कोरोनरी आर्टरी पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, लेकिन कुछ 10% लोगों में जो ऐसे भगवान से आए हुए होते हैं, भगवान के चुने हुए होते हैं, है ना, वो होते, उनको सप्लाई कर, उनमें पोस्टीरियर वॉल सप्लाई होती है बाय लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और लेफ्ट कोरोनरी का भी कौन सी ब्रांच? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो कोरोनरी वेन्स ड्रेन्स इनटू साइनस, ये मैं बताया आपको कि आर्टरीज़ को वेन्स कॉम्प्लीमेंट करती हैं और डीऑक्सीनेट ब्लड सारा इनटू द कोरोनरी साइनस पोर हो जाता है। अब अपन इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जो कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंस, ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा वेरिएशन क्यों है कि कुछ लोगों में राइट कोरोनरी आर्टरी अपना इंफीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है, कुछ लोगों में लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आ रही है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो इंफीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है। और जो राइट कोरोनरी वाला केस है वो अप्रॉक्स 85% लोगों में होता है। तो इसमें कुछ फैक्ट्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो उस रीज़न को जानने से पहले आपको कुछ फैक्ट्स को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो इसमें पहला फैक्ट ये है कि अपना लेफ़्ट वेंट्रिकल बहुत मेन कंपार्टमेंट होता है हार्ट का। अगर ये फॉर अ मिनट भी अपना बंद हो जाए, ये अपना काम करना ख़त्म हो जाए, तो विद इन अ मिनट आदमी भगवान को प्यारा हो सकता है। सेकेंडली, जो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, तो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी और उसमें भी लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये मोस्ट कॉमनली ऑक्लूडेड आर्टरी होती है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा अपने चांसेस होते हैं कि ये या तो ब्लॉक हो जाए या फिर इसमें कुछ थ्रोम्बस आ जाए। तो ये बहुत वल्नरेबल आर्टरी होती है। तो इन दोनों फैक्ट्स के से अपन ध्यान रखते हुए ये डिड्यूस कर सकते हैं कि जो लोग जिनका राइट कोरोनरी सर्कुलेशन, जो जिनका इंफीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल था जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाइड था, तो चांसेस ये हैं कि थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जैसा अपन ने पढ़ा कि नेचर चूजेस द बेस्ट, यानी कि सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट, सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। तो चांसेस ये हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि राइट कोरोनरी आर्टरी कम ऑक्लूड होती है बजाय लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी के, है ना। तो जो राइट कोरोनरी आर्टरी, जिन लोगों में राइट कोरोनरी आर्टरी इन्फीरियर वॉल ऑफ वेंट्रिकल को भी सप्लाई कर रही होगी, तो जाहिर सी बात है जो अगर उनको हार्ट अटैक या फिर एमआई आना हुआ होगा, तो उनकी और लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की वजह से यदि उनकी वेंट्रिकल में इस्चीमिया या फिर वेंट्रिकल अपने नेक्रोज, और मतलब उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही होगी, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जिनकी राइट कोरोनरी आर्टरी की सप्लाई थी इंफीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो बच गए हों लोग। और कम चांसेस है कि जिनकी लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो कि पार्ट है अपनी लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, जो कि मोस्ट कॉमनली ऑक्लूडेड है ना, और वो यदि इंफीरियर वॉल को भी सप्लाई कर रही होगी, तो अपनी यदि लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आया, तो जाहिर सी बात है अपनी लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में भी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, जिसकी वजह से इंफीरियर वॉल ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल भी अपनी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी ऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए। तो ये एक, मैं कहूँ, नेचर का सिलेक्शन है कि क्यों ज़्यादातर राइट कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंस, तो इसको कहते हैं अपन कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंस। जो आर्टरी इंफीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी उसको अपन आर्टरी डोमिनेंस कहेंगे। जैसे कि ज़्यादातर लोगों में राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, तो उनको अपन राइट डोमिनेंट कहेंगे। और जिनमें इसका अपोजिट होगा, जैसे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी यदि इंफीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है, तो उनको अपन लेफ्ट डोमिनेंट कहेंगे। तो गाइज अब अपन आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोनरी फ्लो। तो सबसे पहला फैक्टर है अपना एओर्टिक प्रेशर। तो एओर्टिक प्रेशर होता है ना, ये मेजर ड्राइविंग फोर्स होती है ड्यूरिंग डायस्टोल। मतलब अपना जो ब्लड आता है कोरोनरी आर्टरीज़ में, वो सिस्टोल में नहीं आता। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। थ्रू आउट द बॉडी अपना जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है, थ्रू आउट द बॉडी और बाकी अदर ऑर्गन्स, वहाँ पे ब्लड जाता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, ड्यूरिंग सिस्टोल। लेकिन जो आर्टरीज़ होती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरीज़, उसका सिस्टम उल्टा होता है। उनमें ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है ड्यूरिंग द डायस्टोल। क्यों होता है ऐसा? ये
जब आपकी हार्ट की मसल स्क्वीज़ होती हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो उनसे जो लगी हुई आर्टरीज होती हैं वो भी स्क्वीज़ हो जाती हैं, वो भी अपनी ऑक्लूड, मतलब उन पे भी प्रेशर आता है, इसलिए वहाँ पे ब्लड सप्लाई वहाँ का कम हो जाता है। और जब हार्ट की मसल्स डायलेट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, तो उससे रिलेटेड आर्टरीज भी रिलैक्स होती हैं और उनमें ब्लड सप्लाई अच्छा हो जाता है। सेकेंड है अपना हार्ट रेट, मतलब जैसे जैसे हार्ट रेट बढ़ेंगी, मैंने बताया आपको डायस्टोल में अपना ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, मतलब ब्लड फ्लो होता है डायस्टोलिक फेज़ में। तो जैसे हार्ट रेट बढ़ेंगी ना, तो अपना डायस्टोलिक ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा, और डायस्टोलिक ड्यूरेशन कम हुआ तो यानी कोरोनरी परफ्यूजन भी कम हो जाएगा। परफ्यूजन मतलब ऑर्गन को जो ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है वो कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसका मतलब कि अगर आपकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है ना, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है तो आपको क्या वेजो डायलेशन भी होगा, मतलब कि आर्टरीज डायलेट करेंगी और एक्सेस ब्लड भी पहुंचेगा उसमें। तो ये किससे होता है? वाया एडिनोसिन या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। आप अपने सेकेंड ईयर फार्मा में पढ़ोगे कि कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और एडिनोसिन, नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे वेजो डायलेशन करती है। थर्ड है अपना सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। तो जैसे इसका मिक्स्ड इफेक्ट आता है कि पहले तो ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, सेकेंडली ये मेटाबॉलिक वेजो डायलेशन कराता है। मतलब कि अगर आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, जैसे कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है, तो पहले ही वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, कैसे? आपका ब्लड प्रेशर रेज करा देगा, है ना, और आप में वो सारे फीचर्स आ जाएंगे जिससे आप फ्लाइट एंड फाइट के लिए रिस्पॉन्स के लिए रेडी हो जाएं। और ये मेटाबॉलिक वेजो डायलेशन करा देगा, जैसे अब आपके हार्ट को एक्सेस ऑक्सीजन चाहिए एक्स्ट्रा पंप करने के लिए, तो वो उसकी आर्टरीज को भी वेजो डायलेट करा देगा। इंट्रामायोकार्डियल प्रेशर ये क्या है? ड्यूरिंग सिस्टोल जो अपना एट द सिस्टोल है ना, जो वेसल्स होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो यदि अपनी हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो उससे रिलेटेड जो उससे लगी हुई अपनी आर्टरीज होती हैं वो भी अपनी वेसल्स होती हैं ना, वो कंप्रेस हो जाती है, तो फ्लो कम हो जाता है आर्टरीज में ब्लड का। और ऑटो रेगुलेशन इसमें क्या है? जो मीन आर्टरियल प्रेशर होता है वो अराउंड 60 to 140 mm/Hg होता है। तो इस प्रेशर पे अपनी जो ब्लड फ्लो होता है कोरोनरी का, मतलब कोरोनरी आर्टरीज में, वो ऑप्टिमम होता है, वो बेस्ट होता है। अब अपन आ जाते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन। तो फर्स्ट है फेजिक फ्लो, जैसा कि मैंने बताया, फ्लो लोवेस्ट होता है सिस्टोल में और हाईएस्ट होता है डायस्टोल में। ये इसका स्पेशल फीचर्स है जो कि पूरी बॉडी से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब कहूँ कि पूरी बॉडी का अपोजिट है। जहाँ पे सिस्टोल में पूरी बॉडी में ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, वहाँ कोरोनरी सर्कुलेशन में डायस्टोल में जाता है। क्यों? क्योंकि मायोसाइट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनसे रिलेटेड आर्टरीज भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसमें ब्लड सप्लाई कम होता है। अब हाई ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एनालॉजी से समझाता हूँ। यदि अपने ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट ने पंप करा और वो गया लिवर में, तो अगर उस ऑक्सीनेटेड ब्लड में 100 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन होगी, तो लिवर उसमें से 40 यूनिट्स एक्सट्रैक्ट कर लेगा और 60 यूनिट्स उसमें वापस वो हार्ट तक चली जाएंगी। लेकिन जो अपनी मायोसाइट्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंटली, मतलब स्पेशल होते हैं। वो यदि उनके पास ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, उसमें 100 यूनिट ऑक्सीजन थी, तो वो 70 to 80% उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और 20% ही उसमें ऑक्सीजन रह जाएंगी। तो इसका सेकंड फीचर ये है कि हाई ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन। तो मतलब कि अगर आपकी डिमांड बढ़ती है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है और ये मैक्सिमली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो इनकी जो ऑक्सीजन की भूख है वो आप फिर एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्शन से नहीं कर सकते, फिर आपको वहाँ का ब्लड सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और फंक्शनल एंड आर्टरीज मतलब कि क्या होता है कि जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है ना, इसमें कोलेट्रल बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब कि एक आर्टरी ब्लॉक हो गई तो उस एरिया के लिए दूसरी आर्टरी नहीं होती। यदि वो ब्लॉक हो गई तो बहुत चांसेस है कि वो हार्ट की मसल डैमेज हो जाए, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए। और सब एंडोकार्डियल रीजन मोस्ट एट द रिस्क, मतलब कि एक होता है अपना एंडोकार्डियल रीजन जिसके कांटेक्ट में अपना ब्लड रहता है हार्ट में, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, और होता है मायोकार्डियम।
तो जो सब एंडोकार्डियल रीजन होता है जो कि जस्ट बीनीथ द एंडोकार्डियम होता है, वो होता है मोस्ट एट द रिस्क ऑफ इन्फाक्शन। क्यों? क्योंकि जो मायोकार्डियम होती है, यदि आप मेरे वो फर्स्ट वाले डायग्राम पे जाएंगे मायोकार्डियम वाले, तो उसमें मायोकार्डियम के सबसे पीछे सबसे दूर अपनी आर्टरीज होती हैं, और वो आर्टरीज सबसे ज़्यादा सप्लाई करती है मायोकार्डियम की सबसे दूर वाली लेयर को, और जो हार्ट की सबसे जहाँ पे ब्लड कांटेक्ट में होता है वो उससे सबसे दूर होती है उस आर्टरी से। तो बहुत चांसेस हैं कि यदि आपका कोई सा ऑक्लूजन होता है, ब्लॉकेड होता है, तो जो आपकी सब एंडोकार्डियल लेयर है, सब एंडोकार्डियल रीजन है, वो ज़्यादा रिस्क पे होती है इन्फेक्शन की। और जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, हाई O2 एक्सट्रैक्शन मतलब वो निचोड़ लेती है, जो ये मायोसाइट होते हैं ना, वो ऑक्सीजन को निचोड़ लेते हैं जो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं। तो गाइज अब ये बहुत सिंपल था, मेरे को आई होप आपको समझ आया होगा। अब अपन आ जाते हैं इसके क्लिनिकल रेलेवेंस पे, है ना। मैं क्लिनिकल रेलेवेंस तो हर टॉपिक में कवर करता हूँ। तो लर्निंग द ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट हेल्प इन लोकलाइजिंग द ब्लॉकेड एंड इट्स रिलेटेड मसल इफेक्ट। तो ये आप अपने फर्स्ट अपर डायग्राम में देख सकते होंगे। ये है कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसमें क्या होता है, अपन डाई इंजेक्ट करते हैं इनटू द कोरोनरी आर्टरीज, और उसमें क्या होता है, अगर कोई ब्लॉकेज होता है तो वहाँ पे वो नैरोइंग दिख जाती है। तो अगर आप फ्यूचर में अगर आप ड्रीम है आपका यदि कि हमको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, कार्डियक सर्जन बनना है, तो बेसिकली आपको है ना इसकी हार्ट की आर्टिरियल सप्लाई आनी ही चाहिए, क्योंकि हार्ट एक मोस्ट कॉमन, अब एमआई और हार्ट अटैक ये सब मोस्ट कॉमन डिजीज़ेज़ हैं, है ना। और आप को यदि इसमें एक्सेल करना है तो आपको आर्टरीज़ और वो कौन सी मसल को सप्लाई कर रही है, ये सब आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। कोई आपको उठा के पूछ ले नींद में से तो भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइस दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, मेरा समझाने का पैटर्न अच्छा लगा हो, थैंक यू सो मच। आई वेलकम एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड एंड आई विल बी प्लेज्ड। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप क्वेश्चंस पूछें, मैं उनको कमेंट्स में आंसर करूं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।